नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और इस खास कार्यक्रम खबर की तह तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हर खबर पर हम नजर बनाकर गहराई तक जाते हैं और खबर की तह तक पहुंचकर आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं। हमारे ब्यूरो, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते भी हैं, एक एक जानकारी आपके सामने भी रखते हैं ताकि हर खबर के मायने समझ आ सके। शुरुआत कुरुक्षेत्र से करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। आज भी गीता जयंती महोत्सव के दौरान बहुत कुछ खास देखने को मिलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को आना है, वो शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खास तौर पर मौजूद रहने वाले हैं और इसके साथ ही थीम पार्क में 18,000 विद्यार्थी गीता का वैश्विक पाठ करेंगे। सनहित सरोवर और ज्योतिसर तीर्थ पर दीपोत्सव में शामिल होंगे। दीपोत्सव में शामिल होने के बाद ब्रह्म सरोवर की महाआरती में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। तो आज का ये दिन खास किस तरह से रहने वाला है, हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कुरुक्षेत्र की धरती पर संत सम्मेलन में पहुंचे थे। जितेंद्र, आज क्या क्या खास कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में रहने वाले हैं, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे क्योंकि आज असम के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज फिर से कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्मनगरी में मौजूद रहेंगे। देखिए, बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें तो आज गीता जयंती, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के तौर पर जो है मनाया जा रहा है और अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से गीता का जो ज्ञान है उसकी महत्वता रही है और किस तरीके से इस ज्ञान को पाकर के बहुत से जो महापुरुष हैं उनकी तरफ से जो कार्य है वो अभी के जो जीवन के अंदर जो है वो बदलने का काम गीता की तरफ से किया गया है। इसको लेकर के अगर हम बात करें, कुरुक्षेत्र से ही इसके पूरे जो तार है वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान है वो दिया था और इसी को लेकर के इसे हमेशा याद रखा जाए, इसके महत्व को समझा जाए, इसको लेकर के ही मौजूदा सरकार की तरफ से शुरुआत की गई थी। आज गीता जयंती का जो महोत्सव है इसका समापन समारोह है और जहां तक कार्यक्रम की बात की जाए, कमल, आपने भी खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को बताया कि किस प्रकार का आज का जो कार्यक्रम है समापन समारोह के दिन रहने वाला है। मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है पूरा दिन, आज अगर हम बात करें, कुरुक्षेत्र के अंदर ही अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं समापन कार्यक्रम के मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा भी मौजूद रहने वाले हैं और इसी के साथ साथ जो कार्यक्रमों की अगर हम बात करते हैं तो दीपोत्सव का जो कार्यक्रम है वो पुरुषोत्तम बाग के अंदर रहेगा, जहां पर महाआरती रहने वाली है और थीम पार्क के अंदर 18,000 बच्चे जो है वैश्विक गीता का पाठ पढ़ेंगे। अपने आप में एक बड़ी संख्या है और गीता के पाठ की जो महत्वता है, गीता के बारे में जो लोग जो है जैसे ही इस ज्ञान को पाते हैं तो किस तरीके से संपूर्ण जीवन के बारे में जो जानकारी है वो इस ज्ञान के माध्यम से मिलती हुई नजर आती है, चाहे वो किसी भी मार्ग से संबंधित हो, उसकी पूरी जानकारी जो है गीता के इस ज्ञान से मिलते हुए नजर आती है। साथ ही 48 कोष के जो तीर्थों के प्रतिनिधि हैं उनका भी जो सम्मेलन है वो यहाँ पर रहने वाला है और इस सम्मेलन के अंदर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि पूरे तौर पर जहां गीता के इस ज्ञान को लेकर के अपने आप में जिन लोगों ने इस ज्ञान के बारे में जो जानकारी अर्जित की है वो तो इसका महत्व समझते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो लोग हैं वो इसके महत्व को समझे, इसलिए इतने बड़े महोत्सव का जो आयोजन है वो कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमल इसका आयोजन जो है समय समय पर होता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान जो है वो बने, इस तरीके से अगर हम बात करें तो सरकार का ये प्रयास है कि जो गीता का ज्ञान है, गीता का जो पाठ है वो लोग पढ़ें। जहां बाइबल और कुरान को लेकर के जो विश्व विख्याति तौर पर जो है मिली हुई है, उसी स्तर पर जो गीता है उसका भी प्रचार प्रसार उस स्तर पर हो और लोग इसका फायदा जो है वो अपने जीवन के अंदर अलग अलग स्थिति के अंदर उठा सके। ये कहीं ना कहीं सोच के साथ इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार है, जो आयोजन है वो सरकार की तरफ से किया जा रहा है और आज इसका समापन जो है कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने जा रहे हैं। जी जितेंद्र, धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर आपसे हम बातचीत कर कुछ और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। हरियाणा के 15 HCS अधिकारियों के लिए अब IAS पद पर प्रमोट होने की राह खुल चुकी है। दरअसल UPSC को सरकार ने अब 30 HCS अधिकारियों के नामों की सूची भेजी है।
नामों की सूची में 1997 से 2004 तक के बैच के जो अधिकारी है वो शामिल हैं। मुख्य सचिव के साथ यूपीएससी की महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय होगा। अब प्रदेश में आईएएस की 215 पोस्ट में से 65 पोस्ट प्रमोशन के लिए आरक्षित है। प्रमोशन से भरी हुई 35 पोस्ट है, जबकि 30 पोस्ट खाली है। काफी समय से ये अटकी है। 2020 से 2022 तक प्रमोशन प्रक्रिया और 2020 की 4, 2021 की 3 और 2022 की 8 पोस्ट है। बैच अनुसार एचसीएस अफसरों की यह सूची है। इस पूरी खबर को समझने के लिए और खबर की गहराई तक जाने के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए हैं जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, शुरुआत से लेकर अब तक पूरी खबर समझाइए दर्शकों को। ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये होती है प्रक्रिया, कैसे नाम भेजे जाते हैं, कब से मामला अटका हुआ था, तमाम जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए कमल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये खबर है एचसीएस अधिकारियों के आईएएस प्रमोट होने को लेकर के, और ये प्रक्रिया 2020 से अटकी हुई थी। इसके पीछे कुछ कानूनी जो अड़चने हैं वो बनी हुई थी, लेकिन अभी जो कानूनी राय लेने के बाद सरकार की तरफ से एक सूची जो है वो 30 एचसीएस अधिकारियों की तैयार कर ली गई है, जिसे यूपीएससी को भेज दिया गया है। अब यूपीएससी को तय करना है कि इनमें से 15 जो अधिकारी हैं वो कौन से होंगे जिन्हें आईएएस प्रमोट किया जाएगा। दरअसल इसके पीछे का कारण था एचसीएस की जो भर्ती थी साल 2002 की, उस भर्ती के अंदर कुछ कानूनी अड़चनों की बात जो है वो सामने आई थी, जिसकी वजह से ये मसला जो है पिछले काफ़ी समय से या कहें कि कई वर्षों से जो है अटका हुआ था। साल 2020 से ये पूरा मसला जो है वो अटका हुआ था, लेकिन अब इसमें कानूनी राय लेने के बाद कोई भी अड़चन नहीं है और जल्द ही जो 15 एचसीएस है वो आईएएस प्रमोट हो जाएंगे। दरअसल इसको लेकर के कोटा जो है वो निर्धारित किया हुआ है कमल। 65 ऐसे प्रमोटी अधिकारी जिन्हें आईएएस बनाया जाता है, यानी जो एचसीएस होते हैं उन्हें प्रमोट करके आईएएस बनाया जाता है। इसकी प्रक्रिया समय समय पर सीनियरिटी के हिसाब से चलती रहती है और प्रत्येक वर्ष इस तरीके के जो भी अधिकारी होते हैं साल 2 साल के अंदर, उन अधिकारियों की एक सूची यूपीएससी को भेजी जाती है, जहां एक पैनल जो है एक पोस्ट पर जो है 3 अधिकारियों का जो पैनल है, 3 गुना जो अधिकारियों का पैनल है वो अमूमन भेजा जाता है, जिसके बाद फाइनल जो है वो सूची यूपीएससी की तरफ से सरकार को भेजी जाती है कि कौन से अधिकारी हैं जिन्हें उनके कार्यशैली के हिसाब से और तमाम जो पैमाने हैं उनके हिसाब से आईएएस के लिए प्रमोट किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें ये जो मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो इस समय 35 ऐसे अधिकारी जो है वो मौजूदा स्तर पर सरकार के अंदर काम कर रहे हैं जो एचसीएस थे, लेकिन आईएएस उन्हें प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जैसा कि हमने बताया कि कानूनी अड़चनें थी इसके अंदर कमल जी। 30 अधिकारियों का एक पैनल जो है वो भेजा गया है, यानी 15 अधिकारी जो है आईएएस अधिकारी प्रमोट होने के बाद जल्द ही हरियाणा सरकार को मिलने जा रहे हैं और उन अधिकारी जो एचसीएस अधिकारी हैं उनकी सूची भी खबरें अभी तक के पास है और इसकी जानकारी भी हम जो है अपने तमाम दर्शकों को जो है देते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर से ये कहा जा सकता है कि अब जल्द ही ये जो पोस्ट है हरियाणा के अंदर जो है देखने के लिए मिलेंगी। अब तक ये अधिकारी एचसीएस अधिकारी के तौर पर थे, लेकिन अब इस पैनल में जाने के बाद 15 इनमें से ऐसे अधिकारी होंगे जो अब आईएएस अधिकारी के तौर पर जाने जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी इस खबर पर जितेंद्र चौधरी। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की हम करने जा रहे हैं। राज्य कर्मचारियों की हड़ताल पर अगले 6 महीने के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन रोक क्यों लगाई गई है इसका कारण भी सरकार ने दिया है। राज्य सरकार ने अगले 6 महीने के लिए ये रोक लगा दी है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था। फैसले के पीछे सरकार की मंशा यही है कि विकास कार्य बाधित ना हो, ना रुके। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में थोड़ी नाराजगी देखी जा रही है, लेकिन खासकर उन कर्मचारियों में जो हड़ताल करने की सोच रहे होंगे या हड़ताल कर रहे थे, उन कर्मचारियों में ज्यादा नाराजगी होगी इस निर्णय के बाद। हालांकि सरकार का सीधा सीधा तर्क यही है कि हम चाहते हैं तेजी से विकास कार्य हो, उनमें दिक्कत ना आए और वो जनता की भलाई के लिए। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इस खबर पर। खबर की तह तक पहुंचते हैं। राव शफात अली, जो तर्क सरकार दे रही है कि हड़ताल पर रोक लगा दी जाएगी अगले 6 महीने के लिए, ये गले उतरेगा विपक्ष के और उन कर्मचारियों की जो हड़ताल करने की सोच रहे होंगे या अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे होंगे? आपको लगता है ऐसा? देखिए, थोड़ा सा क्योंकि कर्मचारियों में तो नाराजगी बनी ही रहती है इस तरह के फैसले से, और कैबिनेट का एक फैसला हुआ था, कल ही कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे।
तो उसी में जो है, जो कर्मचारी हैं अब हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। राज्य सरकार ने यह फैसला दिया है और आगामी 6 माह तक। और कमल, थोड़ा सा अगर लॉजिकली इसको समझे तो, क्योंकि 4 से 5 महीने का वक्त लोकसभा के चुनाव में बचा है, निर्वाचन की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। इसके साथ ही जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसके लिए बड़ी तैयारियां राज्य सरकार ने की थी, 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन हुए, 45,000 करोड़ से ज्यादा के जो एमओयू है वो धरातल पर उतारने की तैयारी चल रही है। तो ये बाधित ना हो, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर कभी कभी हड़ताल पर चले जाते हैं। हालांकि देखिए, अभी हड़ताल पर कोई भी कर्मचारी संगठन नहीं है, लेकिन कुछ मांगे थी जिनको लेकर कतार डिमांड कर रहे थे और संभावना है थी कि आगामी कुछ दिनों बाद वो हड़ताल पर जा सकते थे। तो इसी को लेकर के राज्य सरकार ने, हालांकि विकास कार्यों का हवाला दिया जाता है और विकास कार्य बाधित ना हो, विकास कार्य अवरुद्ध ना हो, इसको लेकर के, क्योंकि जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि आगामी लोकसभा चुनाव भी करीब है, इन्वेस्ट समिट की बात करें, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य होते हैं। लेकिन कर्मचारियों में नाराजगी इस बात को लेकर के है कि एक तो हड़ताल पर नहीं जा रहे थे, दूसरी बात यह है कि कर्मचारी अपनी मांगों को रखते हैं तो आखिर किससे वो अपनी बात को करेंगे? राज्य सरकार से अपनी मांग को रखेंगे। पिछले दिनों जब हमने देखा हड़ताल चल रही थी तो मुख्य सचिव ने जो है मध्यस्थता कराई थी और कर्मचारी मान भी गए थे। कर्मचारियों से हमारी बात हुई, जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्मचारी, राज्य कर्मचारी संगठन के, उनका कहना है कि थोड़ी सी नाराजगी है हमें सरकार से, क्योंकि हम ना तो किसी हड़ताल पर जा रहे थे और अगर हम अपनी बात को नहीं रख पाएंगे तो आखिर किस तरह से, किसको अपनी व्यथा बताएंगे? तो ये तमाम बातें हैं। और क्योंकि अब आने वाले वक्त में विकास कार्य उत्तराखंड में चले रहे हैं, 2025 तक एक लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है कि अग्रणी राज्य बनाना है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर बार बार हड़ताल होती है अलग अलग विभागों की तो जनता को तो परेशानी होती है, साथ ही जितने भी कार्य चल रहे होते हैं वो भी पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं। जी राष्ट्रपति अली, इस पूरी खबर को लेकर जो आपने जानकारी दी है, ये तो हम समझ पा रहे हैं कि सरकार किस वजह से ऐसा फैसला कर रही है। अगर इतिहास पर नजर दौड़ाएं और इसी सरकार के कार्यकाल की बात करें या फिर पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की बात करें, तो ऐसे निर्णय पहले भी लिए गए होंगे। हाँ बिल्कुल कमल, ये पहली बार निर्णय नहीं है। जितनी भी यहाँ सरकारें रही हैं, अगर उनको ये संभावना होती है कि विकास कार्य अवरुद्ध होंगे या फिर बड़े पैमाने पर, देखिए अंदरूनी तौर पर तो ये जानकार बताते हैं कि अगर बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को भनक है कि कर्मचारी संगठन हड़ताल पर जा सकते हैं तो इस तरह का फैसला सरकारें देती रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एस्मा लगा दिया जाता है, और एस्मा क्योंकि एक मुकदमा दर्ज हो जाता है अगर सरकारी कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ जाते हैं, उसके बाद भी अपनी मांगों को लेकर कहीं प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ एस्मा लगा दिया जाता है और उसमें मुकदमा दर्ज होता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है, निलंबन भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्रावधान हैं। तो ये डर भी रहता है कर्मचारियों को कि जब राज्य सरकार इस तरह के फैसले लेती है तो वो फिर हड़ताल पर बहुत कम जाते हैं। लेकिन अगर अपनी मांगों को रखना है, कोई उनकी जायज मांगे हैं, तो ये भी हमने देखा है कि इस तरह के फैसलों के बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, उनके खिलाफ एस्मा भी लगा है। तो बहुत सारे ऐसे, जब भी राज्य सरकारें यहाँ रही, वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये समस्या हर एक सरकार के साथ यहाँ पर रही है कर्मचारियों से जुड़ी हुई। लेकिन कर्मचारियों का दूसरी तरफ अगर पक्ष जाने तो उनका मानना है कि उनकी मांगे जो है वो जायज मांगे हैं, वो नाजायज मांगे नहीं है। उनकी जायज मांगों को सरकार को मानना चाहिए और इसीलिए प्रदर्शन तक की नौबत आती है जब मध्यस्थता होती है, कोई फैसला नहीं लिया जाता अगर तो कोई प्रदर्शन फिर भी प्रदर्शन करता है, जो 6 महीने के लिए रोक लगा दी है प्रदर्शन पर, फिर क्या कानूनी यहाँ पर नियम है? क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं दर्शकों को, अगर कोई हड़ताल पर फिर भी कर्मचारी संगठन जाता है तो? देखिए, अगर कोई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ एस्मा लगा दिया जाएगा और एस्मा का जो प्रारूप है, जैसा मैंने अभी बताया, कि उसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है, ठीक है, उसमें गिरफ्तारी हो सकती है कर्मचारी की, उसमें निलंबन हो सकता है कर्मचारी का। तो ये तमाम प्रावधान है और ये सख्त प्रावधान है एस्मा। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। राष्ट्रपति अली, हमारे साथ अरुण पांडे जुड़ चुके हैं जो कि उत्तराखंड कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनसे आप सीधे सवाल कर सकते हैं, आप सवाल कीजिए उनसे आपके थ्रू। बिल्कुल पांडे जी, जिस तरह का फैसला राज्य सरकार ने लिया है, तो राव साहब की आवाज कम सहमत है कि आगामी 6 माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर पाएगा? हेलो जी अरुण जी, राष्ट्रपति अली जी सवाल आपसे कर रहे हैं कि जो 6 महीने हड़ताल पर रोक लगा दी सरकार ने, कैबिनेट में निर्णय लिया है, इस पर आपका रिएक्शन क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, मुझे तो हंसी आती है इस निर्णय पे। इसलिए हंसी आती है कि सरकार के पता नहीं सलाहकार कौन से लोग हैं जो इस तरह के प्रतिबंध लगाते हैं। पिछली बार भी लगाया था अनावश्यक रूप से। कौन, अभी किसी ने हड़ताल की नोटिस दिया नहीं है। कोई भी सरकार से वार्ता चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, वो अपर मुख्य सचिव से वार्ता हुई है, और पिछली बार हड़ताल पे इन्होंने एस्मा लगाया था। उसके बीच में भी डिप्लोमा इंजीनियर की हड़ताल हुई कि नहीं हुई?
हुई ना। जी, जी। और उनकी बात भी सुनी गई, उनकी मांगे भी पूरी की जी। गई। और वो हड़ताल किस लिए थी? इसलिए थी कि जो पिछला उनका जो है वो आदेश हो चुका था उसको लागू कराने के लिए हुई थी। जी। और बाद में सरकार ने उस बात को माना। तो यदि जायज मांगे हैं हमारी, हम उसके लिए बात कर रहे हैं, तो उसपे सरकार को पूरा करे तो हड़ताल की नौबत नहीं आएगी। और रही बात जहाँ तक एस्मा वगैरह लगाने की, देखिए कि बता दें, कर्मचारी संगठन यदि चाहेंगे, उनकी बात नहीं पूरी होगी तो वो कुछ भी करेंगे, उनको जो भी उचित लगेगा करेंगे, चाहे सरकार एस्मा लगावे, चाहे उसके ऊपर रासुका लगावे। यानी जरूरत पड़ी तो आप जो फैसला है उसके विरुद्ध जाकर भी हड़ताल कर सकते हैं। अरे अभी मैंने कहा ना, अब डिप्लोमा इंजीनियर से किया नहीं था, एस्मा तो लगी थी ना, उसके बावजूद उन्होंने हड़ताल किया कि नहीं किया? बिल्कुल। तो इससे रोक नहीं लगती है, लेकिन इससे पांडे और जी, हवा मिलता है। जी जी पांडे जी, तो क्या जी, इसको जी। मनमर्जी नहीं कहेंगे? राज्य सरकार तो देखिए, क्योंकि विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं, बहुत सारा ऐसा एक तर्क भी दिया जाता है, अगर आप हड़ताल पर जाते हैं तो उससे तो फर्क बहुत पड़ता है। और क्योंकि आपकी जो मांगे हैं, क्या सरकार को ये आभास है कि आप हड़ताल पर जा सकते थे? ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा है, हम भी राज्य सरकार के अंग हैं और प्रदेश के विकास कार्यकर्ता हैं। बिना हमारे सरकार कुछ नहीं, कोई योजना नहीं चला सकती है, हम भी समझते हैं। और कभी भी प्रदेश के विरुद्ध जाकर के प्रदेश के विकास को अवरुद्ध कराने की हमारी कभी कोई मंशा नहीं रहती है। लेकिन जब आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है, कभी इस तरह की नौबत आ जाती है, तो फिर आपके पास चारा क्या बचता है? इसलिए हम हड़ताल की बात करते हैं, वरना अभी तक तो कोई ऐसी नौबत नहीं आई। जैसे डिप्लोमा इंजीनियर का मैंने उदाहरण दिया आपको, जब पिछले 6 साल से उनकी वार्ता मिनट जारी होते रहे और उसके बावजूद आप वार्ता में सहमत होते हैं, बैठक में सहमत होते हैं संगठनों के साथ, और उसका आदेश नहीं जारी करते हैं, उसको लागू नहीं करते हैं, तो कर्मचारी पर बचता क्या है? पांडे जी, एक अंतिम सवाल है आपसे। अब हमारे जरिए, हमारे माध्यम से सरकार तक क्या संदेश आप देना चाहते हैं इस फैसले के बाद? दूसरा सवाल ये है कि गुजारिश करेंगे या चेताएंगे सरकार को आप इस फैसले के बाद? देखिए दोनों बातें हैं। सबसे बड़ी बात है, सरकार को संदेश ये है कि सरकार जिस तरह से कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद कायम किए हुए है, संवाद कायम रखे। और जो बातें जो बैठकों में जो तय हो रहा है जी, भाई दोनों पक्षों की सहमति से तय हो रहा है, या तीसरे पक्ष की। अब आपको पता है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 1 साल पहले बैठक हुई थी पिछले नवंबर में, बिल्कुल, और उसके तमाम सारे बिंदु अभी भी लंबित हैं। जी, हालांकि कुछ निकले हैं, तो यदि, और हमने कहा था समयबद्ध रूप से उसको काम करने के लिए, लेकिन समयबद्ध रूप से नहीं हो पाया वो, इसलिए ये सब नौबत आती है। ठीक है। ऐसी नौबत ही ना आने दे तो फिर हड़ताल क्यों होगी? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण पांडे जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात को रखा है, हमारे माध्यम से सरकार तक एक संदेश भी पहुंचा है। राव शफात अली, आप हमारे से जुड़े रहिएगा, एक बार फिर से आपसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे एक और खबर को लेकर। उत्तराखंड में बीजेपी की चुनाव की जो तैयारी है वो तेज होने लगी है। देहरादून में बीजेपी अब युवाओं के साथ पदयात्रा निकालने की तैयारी कर चुकी है। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले ये रणनीति अख्तियार कर चुकी है कि जो नए वोटर्स हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और बीजेपी की नीतियों से अवगत भी करवाया जा सके। और क्या नाम रखा गया है कार्यक्रम का नाम रखा गया है मोदी है ना, यानी कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनके इर्द गिर्द ही ये पदयात्रा के जरिए संदेश देने का प्रयास रहेगा। हमारे साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। राव शफात अली, बहुत संक्षेप में इस कार्यक्रम के बारे में बताइए जो एक चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है बीजेपी को लेकर। कमल, देखिए चुनाव की तैयारी है, 2024 बहुत कम वक्त बचा है और तमाम पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी है। और यूथ को कैसे अपनी तरफ रखा जाए, कैसे अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां इसका प्लान बना रही है। और एक बड़ा कार्यक्रम की कल से शुरुआत है। कल ये पदयात्रा होगी भाजपा की ओर से और इसका नाम रखा गया है मोदी है ना। तो इसमें दावा किया जा रहा है कि 25,000 युवा इस पदयात्रा में रहेंगे और खाली ये देहरादून में पदयात्रा रहेगी। और इसका मैसेज पूरे राज्य में, पूरे देश में दिया जाएगा कि यूथ भी अब भाजपा के साथ है। और दूसरा लक्ष्य ये भी रखा है कि जो नए वोटर्स हैं वो भी नए वोटर्स जुड़े, और जो आगामी लोकसभा चुनाव है उनके मद्देनजर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनकी भी चर्चा की जाएगी। तो ये कल का भाजपा का कार्यक्रम है। और यूथ की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनकी ओर से ये कार्यक्रम जारी किया गया है और यूथ के बड़े चेहरे कल के कार्यक्रम में भाजपा के दिखाई देने वाले हैं। जी, राव शफात अली, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने खबर की तह तक पहुंचकर 2 खबरों पर बहुत अहम जानकारी दी है, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 से हड़कंप समझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप कोविड व्यवहार को अपनी जिंदगी में फिर से वापस ले आए,
क्योंकि अब मास्क लगाना भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुछ जगह अनिवार्य हो गया है। अस्पताल में आप जाते हैं वहां पर भी मास्क अनिवार्य कुछ जगह पर हो गया है। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार भी अब सतर्क नजर आ रही है, क्योंकि पिछला समय हमने देखा पंजाब में भी बहुत ज्यादा केस सामने आए थे, खासकर दूसरी लहर के दौरान कोरोना की। नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। पंजाब में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर आप जाते हैं तो मास्क आपको पहनना होगा, ये सलाह दी गई है। हालांकि पूरी तरह से अनिवार्य नहीं किया गया है। अस्पताल में भी मास्क पहनना जरूरी है, यहाँ जरूर आप मास्क पहने, ये भी सलाह दी गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के लिए, खबर की तह तक पहुंचने के लिए। हरसिमरत, अभी कोरोना को लेकर पंजाब में क्या हाल आप देख सकते हैं, लोगों में कितनी जागरूकता आप देख पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कोरोना के केस पंजाब में कितने हैं, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट देखने को मिला है, उससे सिर्फ भारत ही नहीं कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत में भी एडवाइजरी जारी की गई है, केंद्र की तरफ से एडवाइजरी दी गई है। उसके बाद अगर ट्राई सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ से एडवाइजरी जो है आ गई है, और इसको लेकर के बाकी जो राज्य हैं वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में भी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो बीते दिन पंजाब की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हालांकि ये बिल्कुल केंद्र की एडवाइजरी जैसी ही है, पर कुछ एक चीजें जो हैं वो राज्य तौर पर इन्होंने कहा है कि उसमें थोड़ा बदलाव किया जाए और उसको उस तरह से आगे जो है JN वेरिएंट, नया वेरिएंट आया है जो, उसका ध्यान रखा जाए ताकि वो ज्यादा ना फैले। आपको बता दें कि केंद्र की तरह ठीक है, पंजाब में भी अस्पताल अगर कोई जाता है या उसके तीमारदार हैं कोई मरीज के अस्पताल में, तो उसको मास्क पहनना अनिवार्य है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना और वहां पर जाने से बचने के भी जो है अपील की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर मास्क पहनने की बात जो है वो कही गई है, और बार बार SOPs का ध्यान रखने, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने, ये सभी जो SOPs हैं, ये सभी जो एडवाइजरी है वो पूरी रखने की भी बात की गई है कि बार बार अपने हाथ जो है वो धोते रहें, हाथों को आंखों पर ना लगाएं, और जितना हो सके बचाव में ही सुरक्षा है, क्योंकि कोरोना का जो इलाज है वो सिर्फ बचाव है। अगर बचाव रखा जा सकता है तो कोरोना जैसी नामुराद बीमारी से भी बचा जा सकता है। इसका जो नया वेरिएंट JN.19 जो JN.1 के पंजाब में कितने केस हैं हरसिमरत? की कोई जरूरत नहीं, अभी तक पंजाब में कितने केस सामने आए हैं JN.1 के नए वेरिएंट के? पंजाब जी, आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब में अभी तक कोई केस जो है वो सामने नहीं आया है इसको लेकर के, पर मॉक ड्रिल जो है वो शुरू हो गई हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं कि अगर ये बढ़ता है तो किस तरह से संभाला जाएगा, किस तरह से तैयारी की जाएगी, कौन कौन से अस्पताल में जो है वो बड़े लेवल पर बेड रखे जाएंगे। वैसे आपको बताएं कि हर एक अस्पताल में एक वार्ड जो है वो सुनिश्चित किया गया है कि वो रिजर्व रहेगा और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खास तौर पर जैसे पिछली बार ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी, तो उसके चलते हुए ऑक्सीजन की भी इस बार दिक्कत ना आए, तो इनको लेकर के मॉक ड्रिल्स जरूर जो हैं वो अलग अलग जगह पर हो रही हैं। खुद स्वास्थ्य मंत्री भी अलग अलग अस्पतालों में जाकर के इसका दौरा कर रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरसिमरत आपका इस पूरी खबर पर। आगे बढ़ते हैं, खबर की तह तक में बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आखिरी दिन आज का है। आज कितना बड़ा हंगामा होगा, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर नजर बनी हुई है। लेकिन आपको हम अब खबर की तह तक पहुंचकर बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपकी कार्यवाही शुरू होती क्या होगा। कई मुद्दों पर आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज आने वाले हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो शिमला से जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर, उनसे हम बातचीत करते हैं, खबर की तह तक पहुंचकर जानकारी हासिल उनसे करते हैं। धर्मशाला में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो इस वक्त, क्योंकि स्पेशल खास तौर पर वहां पर कवरेज कर रहे हैं इस शीतकालीन सत्र की। प्रदीप, लगातार आप धर्मशाला में ही मौजूद हैं, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं शीतकालीन सत्र की। अभी तक आपने क्या देखा, संक्षेप में बताइए, और ये बताइए कि आज का जो आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का, आज क्या क्या अहम रहने वाला है, हिमाचल के लोगों को बताइए। बिल्कुल, देखिए कमल, 5वां दिन है शीतकालीन सत्र का और अंतिम दिन है 5 दिन का, क्योंकि इस बार शीतकालीन सत्र था और हमेशा शीतकालीन सत्र धर्मशाला में ही होता है। 5 दिन तक हमने देखा सदन के भीतर भी मुद्दे गूंजे और सदन के बाहर भी, और इस बार विपक्ष बदली हुई रणनीति के साथ विधानसभा पहुंचा है। यहाँ पर विधानसभा भवन के बाहर ही पहले घंटियों को लेकर प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद सदन के भीतर भी कई मुद्दों को लेकर सरकार की घेरने की कोशिश करता है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी माकूल जवाब दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री की बात करें या फिर मंत्रियों की बात करें, और आक्रामक रुख हमने देखा कि सदन के भीतर पक्ष विपक्ष का है और एक दूसरे के जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनको जो है उसका सवाल जवाब को यहाँ पर हो रहा है। आज की अगर बात करें तो जिस तरह से विपक्ष लगातार रोजाना गारंटियों को लेकर यहाँ पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। आज जानकारी ये है कि सेब की जो गारंटी थी सरकार की तरफ से दी गई, कांग्रेस की तरफ से, कि किसान अपना बागवान जो है अपने सेब के दाम खुद तय करेंगे, तो आज सेब लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा सकता है। इस तरह की रणनीति अभी बनी है और नेता जयराम ठाकुर पहले ही विधानसभा पहुंचे हैं और बाकी भी अगर मंत्रियों की बात करें तो विधानसभा पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वो भी विधानसभा पहुंचे, स्पीकर अभी पहुंच चुके हैं और डिप्टी स्पीकर भी पहुंच चुके हैं। आज क्योंकि अंतिम दिन है, ऐसे में इसमें एक प्रस्ताव भी आज की तरफ से और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान लाने जा रहे हैं। उसमें हिमाचल प्रदेश में पूरे साल में विधानसभा की कुल सीटिंग होती है वो 35 सीटिंग करवाई जाती है, यानी 35 बैठकें करवाई जाती हैं, लेकिन इस बार की कम बैठकें हो रही है। आज की 5वें दिन को मिलाकर 31 बैठकें पूरे साल में हुई है और 4 बैठकें जो बचती हैं उनको निलंबित करने का प्रस्ताव जो विधानसभा की संचालन प्रक्रिया होती है उसके तहत जो प्रचलन है उसको निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव यहाँ लाया जाना है। 4 बैठकों को निलंबित किया जाएगा। इसके साथ साथ 3 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पारित होने हैं। वाटर सेस से जुड़ा एक विधेयक पारित और एक स्टाम्प ड्यूटी से जुड़ा हुआ विधेयक पारित होना है। नियम 130 के तहत आज भी 2 महत्वपूर्ण चर्चाएं लगी हैं, उनकी चर्चा होगी और जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि उसमें और जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि वो चर्चाएं कितना लंबा चलती है। एक तो सत्ता पक्ष की तरफ से ही, जो सत्ता पक्ष के विधायक है उनकी तरफ से ही वो चर्चा लाई गई है। हमीरपुर में सेवाएं चयन बोर्ड को बंद किया गया था, उसमें नौकरियां बेचने का आरोप लगाया गया था, उसके को फिर से शुरू करने और भर्तियां शुरू करने और उसमें पूरा प्रोसेस क्या रहा उसको लेकर एक प्रस्ताव आया है। और विपक्ष की तरफ से भी यहाँ पर आज प्रस्ताव आया कि आज चर्चा होनी है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है, प्रश्नकाल के दौरान भी कई मुद्दे सदन में गूंज सकते हैं। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लगातार सुबह 11 बजे के बाद देते रहेंगे जब सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। खबर की तय तक में मेरे साथ इतना ही। हमारे सभी ब्यूरो और संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।